नमस्कार। अभी वर्ष 2025-26 का बजट माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने के निर्देशन में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने विधानसभा में पेश किया और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया, सभी वर्गों को समाहित करते हुए ये बजट पेश किया। यहाँ के किसान को सशक्तिकरण कैसे मिले, किसान की स्थिति मजबूत कैसे हो, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले और समाज के अंतिम छोर पे जो गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है उनको मजबूती कैसे मिले, उनको सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे मिले, उनके लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी योजनाएं बना करके उनको लाभान्वित करके उनको और गरीबों का उत्थान कैसे करे, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो बजट पेश किया है 2025-26 का, निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक बजट है। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार भी 6 महीने पहले बजट जो हमारी सरकार का पहला बजट पेश हुआ था उसमें भी अभूतपूर्व बजट पेश हुआ था और उसके बजट की क्रियान्विति के लिए भी हम सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को जिला स्तर पर भेज करके उनकी क्रियान्विति की प्रॉपर तरीके से हम लोग 3-4 महीने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनमें ज़्यादातर जो घोषणाएं है जो हमने 6 महीने पहले की थी उन घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। बाड़मेर जिले में अपन बात करें तो पहले पिछली बार 79 घोषणाएं हुई थी और 79 में से 66 घोषणाएं पूरी हो गई और 13 जो है स्टेट लेवल की जो घोषणा है उन घोषणाओं पर अभी प्रक्रियाधीन है और अभी जो नई घोषणाएं अभी इस बजट में हुई है तो उसमें भी बहुत सारी घोषणाएं माननीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर बाड़मेर जिले के लिए हुई है। 25 के आसपास घोषणाएं हैं, इस स्टेट लेवल की घोषणाएं उसमें और भी अलग है, तो इनकी भी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करके हम उनको क्रियान्विति करेंगे और इस साल का जो बजट है वो इसी साल हम जैसे क्रियान्विति करके जनता के हितार्थ हम ये जो काम है वो निश्चित रूप से कराएंगे। इस साल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हितों के लिए भी बहुत सारे काम किए। 50,000 से ज़्यादा कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है, 5 लाख के आसपास डोमेस्टिक घरेलू कनेक्शन वो देने की घोषणा की है। साथ ही साथ में किसानों को जो पिछली बार भारत सरकार की तरफ से 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिल रही थी, पिछली बार 2,000 बढ़ाकर देने की घोषणा थी, 2,000 बढ़ाकर हमने देना भी चालू कर दिया और इस बार 1,000 रुपये और बढ़ाकर हम देंगे, ये घोषणा इस बजट में की गई है। तो आने वाले समय में 1,000 रुपये किसानों के खाते में सीधा बढ़ करके जाएगा। इसी तरह से किसानों को आर्थिक स्थिति और कैसे मजबूत हो इस दिशा में भी इस बजट में बहुत सारी घोषणा है। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो इस दिशा में भी अभी जैसे जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की थी पिछले बजट में वो अभी क्रियान्वित चल रही है। पिछली बार टारगेट 21 लाख पशुओं का था, इस बार उसको बढ़ा करके सीधा डबल करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और भी चिकित्सा संस्थाएं नई खोलने के लिए 200 नए उपकेंद्र खोलने की और 125 संस्थाओं को कर्मोन्नत करने की भी घोषणा की है। डॉक्टरों की नई भर्ती और ये क्या नाम है LSA की नई भर्ती के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। देवस्थान विभाग में भी पूरे राजस्थान भर के 45 से ज़्यादा ऐसे जो धार्मिक स्थल है जहाँ लोगों की आस्था है, बड़े बड़े मंदिर है, उनके विकास के लिए व सुविधाएं विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और हमारे जो देवस्थान विभाग के पूरे राजस्थान भर में जो मंदिर है 593 उन मंदिरों के विकास के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 101 करोड़ रुपए की घोषणा की है और देवस्थान विभाग के राजस्थान से बाहर जो मंदिर है उनके विकास के लिए भी 60 करोड़ की घोषणा की है। देवस्थान विभाग के जो पुजारी है अंशकालिक पुजारी उनको बहुत लंबे समय से उनकी वेतन में वृद्धि नहीं हो रही थी, 5,000 रुपये वेतन की जगह इस बार 7,500 रुपये करने की भी घोषणा की जिससे पुजारियों को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ में जो होली दिवाली और रामनवमी के अवसर पर
पूरे राजस्थान भर के जो मंदिर है देवस्थान विभाग के, उनमें रोशनी और सजावट के लिए 13 करोड़ रुपए की भी घोषणा की है। और जो देवस्थान विभाग के मंदिरों में जो भोग राग का पैसा है वो लंबे समय से 1500 रुपये चल रहा था, उसको सीधा डबल करने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। साथ ही साथ में डेयरी सेक्टर में भी बहुत सा 540 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसमें डेयरी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का संकलन हो और दूध के उत्पाद की चीज़ें शुद्ध मात्रा में लोगों को मिले। तो इस दिशा में कई जगह जो है पुराने संयंत्र लगे हुए हैं, उनको नवीनीकरण करने के लिए, कई जगह नए दूध संकलन के संयंत्र लगाने के लिए, कई जगह पशुपालकों के लिए शुद्ध मात्रा में पशुआहार मिले उसके लिए नए कैटल फीड प्लांट लगाने की भी घोषणाएं की है। तो इस तरह से बहुत सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो इसका लाभ आने वाले समय में राजस्थान की जनता को मिलेगा। सर, बाड़मेर और शिव इस बार भी घोषणाओं के इस पिटारे में अछूते रह गए। क्या समझा जाए कि निर्दलियों के ऊपर सरकार की वक्र बाड़मेर और सीम में बहुत सारी एक घोषणा है, और निश्चित रूप से सीम में 33 केवी जीएसएस गंगापुर सीम में है, और 132 केवी जीएसएस अनासड़ी सीम में है, ऊर्जा के क्षेत्र में है, पशुपालन के क्षेत्र में रोहिणी सीम में पशु चिकित्सालय को कर्मोन्नत करने की घोषणा है। बहुत सारी घोषणा है, और जो जनप्रतिनिधि मांगते हैं, हम हमारे सारे जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ देखो, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष रूप से सभी जनप्रतिनिधियों को विकास के लिए पैसा देते हैं। हर विधानसभा में कोई ऐसी विधानसभा नहीं बाकी रहती। अभी आपने देखा होगा बजट घोषणा में प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ की नॉन पेसेबल सड़कों को स्वीकृति दी है। इसमें ये जो मरुस्थलीय जिले हैं वहाँ पे 15-15 करोड़ की स्वीकृति है। एक भी विधानसभा, इस तरह की बहुत सारी घोषणा है जिसमें कोई विधानसभा अछूता नहीं है। और स्पेशल भी जहाँ कोई आवश्यकता ज़्यादा रहती है और जनप्रतिनिधि कोई मांगते हैं तो वो भी देते हैं। तो पूरे राजस्थान में हम विकास में कोई पक्षपात नहीं करते, चाहे वो किसी भी पार्टी के है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जनता के जनप्रतिनिधि है और जनता हमारी है। जनता पूरे राजस्थान की जनता हमारी है। वहाँ उनको बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, सड़कें मिले, उनके लिए पूरी जो व्यवस्थाएं मिले, ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार जनता के लिए काम करती है, जो जनप्रतिनिधि सुझावों के अनुसार काम करती है। निश्चित रूप से इसमें कोई पिछली बार भी हमने कोई कमी नहीं रखी, इस बार भी हमने कोई कमी नहीं रखी। और बाड़मेर और जैसलमेर जो मरुस्थलीय जिले बालोतरा, उनके लिए तो विशेष रूप से और भी ज़्यादा विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। इस बार तो 150 करोड़ स्पेशल इन जिलों के लिए घोषणा की है। वो अलग से बजट उनके लिए जहाँ आवश्यकता होगी वो देंगे। एयरपोर्ट की भी पिछले बजट में आपने घोषणा की थी एयरपोर्ट के लिए, पर लेकिन पिछले 10 सालों से एयरपोर्ट का सपना दिखाया गया, अभी तक धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। अभी एयरपोर्ट के लिए जमीन एक्वायरमेंट की जो प्रक्रिया वो चल रही है। 1 साल का पीरियड होता है जमीन एक्वायरमेंट का। वो 1 साल के समयबद्ध तरीके से जो पीरियड है उसी के तहत वो जमीन एक्वायरमेंट होगी। जमीन एक्वायरमेंट के बाद में उसके ऊपर बजट स्वीकृत होगा। बिना जमीन के मतलब वो बजट स्वीकृति नहीं मिलती। तो अभी यहाँ डिस्कस भी हुआ, कलेक्टर साहब बैठे थे, और जमीन एक्वायरमेंट की प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है। और ये भी 1 साल के पीरियड में होगी। तो 1 साल पूरा होते ही वो पूरी प्रक्रिया पूरी होते ही फिर आगे उसके ऊपर बजट भी मिलेगा। आपका कार्यकाल करीब 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल पहले विपक्ष ने 2 बार विधानसभा के अंदर धरना दे दिया, इस बार भी धरना चल रहा है। निश्चित रूप से धरना हम भी देते थे, जब हम विपक्ष में थे तो हम भी मांग करते थे, हम भी धरना देते थे। धरना विपक्ष का काम है, और वो कोई अपनी मांग होगी, कोई समस्या होगी तो वो उनको अधिकार है प्रदर्शन करने का, धरना देने का, अपनी बात सदन के पटल पर रखने का और अधिकार है। और ये कैसा तरीका सर, सदन की विधानसभा तो चल रही थी, इसमें ये कैसा तरीका धरना देने का? धरना देना, मैं कहता हूँ ना भाई, वो धरना हमने भी दिया था ना। ये तो नहीं है कि भाई धरना नहीं दे सकते। धरना कोई समस्या होती तो वो देंगे, मांग भी करेंगे। ये सारी चीजें है, प्रक्रिया है। तो सर आपके मंत्री की ओर
आपके मंत्री की ओर से जो पूर्व पीएम है उनके ऊपर टिप्पणी की गई, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? पीएम इंदिरा ऐसा गांधी है, वो कोई गलत टिप्पणी उन्होंने मंत्री जी ने नहीं की थी। मंत्री जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जो है ना, वो आपकी दादी है। तो दादी एक मर्यादित शब्द है, और हमारे भी पूर्वज होते हैं तो हमको उनको दादा दादी कहते हैं, इसमें कोई अमर्यादित नहीं है। ये माननीय मंत्री जी ने तो अच्छी बात कही थी, लेकिन उन्होंने उसको गलत तरीके से लिया, और विधानसभा में जिस तरह से वो उन्होंने जो व्यवहार किया, वो अशोभनीय व्यवहार है। जिस तरह से वो माननीय अध्यक्ष जी के कुर्सी तक पहुंचे और गिरेबान तक हाथ डालने की कोशिश की, वो आज तक की विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो पहली बार हुआ है। तो ठीक हुआ कि माननीय अध्यक्ष जी है वो कुर्सी छोड़ के हो गए, नहीं तो वो सीधा गिरेबान पकड़ते। तो इतिहास रचा जाता। तो इस तरह से अमर्यादित काम जो हुआ है वो गलत है। सर, बाड़मेर जिला अस्पताल में अगस्त माह की 2024 से सीटी स्कैन मशीन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनी हुई है। यहाँ पर बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है, बावजूद इसके कोई सकारात्मक कदम अभी तक दिख नहीं रहे हैं। धरातल पर काम होता दिख नहीं रहा है। आम जनता और मरीज परेशान हो रहे हैं वहाँ, और मरीज सर बाहर जाके हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। इतनी टेंडर बड़ी हो गए ना उसके, तो सिटी शुरू स्कैन कब होगा मशीन सर? के टेंडर तो बार बार कह रहे हो रहे वो बार बार 10 बार आपको इंटरव्यू सुना के तीन हो गए, आपके नेताओं के कह रहे हैं कल हो जाएगा, टेंडर हो गए, अब बहुत जल्दी लगने वाले। तो समय सीमा कोई तय की गई है या नहीं? आम जनता परेशान हो रही है। अच्छा सर, ये मंत्री जी सिटी स्कैन कहाँ हॉस्पिटल के परिसर के अंदर होगी या बाहर होगी? परिसर के अंदर। परिसर में होगी वो तो, सिटी स्कैन तो परिसर में लगती है ना। जैसा कि सर आदेश जारी हुआ है कि बाद में और इसके बारे में हर सोमवार को साप्ताहिक मीटिंग होती है। अभी तक का वो का वही धरातल है। वास्तव में पुलिस कमरों के अंदर जो वो धरातल पे उतरती नहीं है। आप आए हो कल परसों बाड़मेर के अंदर सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण हो रहे हैं सर लगातार। कलेक्टर ने भी एक कमेटी का गठन भी किया है सर। मीटिंग में वातानुकूलित कमरों में हो या रोड पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धरातल पे काम दिखना चाहिए ना। मीटिंग देखो, हम जैसे बजट हमने बजट पेश किया था 6 महीने पहले, और 6 महीने में आप देखो ये जो है ना घोषणाएं, अगुणसी घोषणाएं या बाड़मेर जिले की थी, और बाड़मेर में से 66 घोषणाएं हमने पूरी कर दी। तो वो धरातल पे तो उतर रही है ना, धरातल पे हर चीज धरातल पे उतरेगी ना। और 13 घोषणाएं सिर्फ बाकी है, वो भी 6 महीने में, जबकि वो बजट पूरा 1 साल का होता है। 1 साल से पहले ही वो बाड़मेर की वर्तमान समस्याओं की बात कह रहा हूँ कि हाँ। बाड़मेर में सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरफ आप देखेंगे उस तरफ अतिक्रमणों की बाढ़ आ रही है। भू माफिया इतनी ताकतवर है कि प्रशासन उनकी सामने पंगु हो गया। पहाड़ तक की जमीन, पहाड़ तक कट गई। अतिक्रमण क्या होता है कि जब से ये जमीन की स्थिति है ना, जब से गांव बसने शुरू हुए, जब से शहर बसने शुरू हुए, तब से यह अतिक्रमण की प्रक्रिया चलती रहती है। और प्रशासन उन अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध में निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई भी करता है। जब भी शिकायतें आती है, तो जिला प्रशासन जिला मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर नहीं है जहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, और पहाड़ कट गई। निश्चित रूप से अतिक्रमण वाली यदि जो भी शिकायतें दर्ज हुई होगी, तो उन शिकायतों के विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करेंगे, और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी होगी। ये निरंतर प्रक्रिया है। सर, मुद्दे की गंभीरता को समझे। 2016 से कमेटियों का गठन हो रहा है सिर्फ अतिक्रमणों को पहचान करके उनको हटाने के लिए। आज 2025 चल रहा है, अब तक कुछ भी धरातल पे नहीं हुआ है। और वहां पे कॉलोनियां बच गई है। 32 बीघा जमीन जो सरकारी रिजर्व थी, उसके ऊपर कॉलोनियां कट गई। पूर्व विधायक का भाई उसका आरोप, उसमें उसके ऊपर आरोप, लेकिन सरकार जो है पूर्व विधायक कई बार क्या होता है कि अतिक्रमी के घर में रहने के लिए आवश्यकता होती है। कई बार उनके पास में कोई छोटा मोटा मकान ही नहीं होता, तो अतिक्रमण करता है, उसको बाद में सरकार नियमन भी करती है। ये भी प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप से नहीं, सरकारी जमीन रिजर्व है, उसके ऊपर अतिक्रमण हटाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जितने गांव बसे हैं, किसी न किसी ने अतिक्रमण किया होगा और सरकार ने नियमन किया होगा। ये प्रक्रिया है। जब किसी कहीं भवन रहित या मकान रहित व्यक्ति होता है, तो उसके परिवार को कहीं न कहीं जमीन या तो सरकार अलॉट करती है, या वो अतिक्रमण करता है तो उसको नियमन करती है। ये प्रक्रिया है। लेकिन यदि सरकारी भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण किया, तो निश्चित रूप से उसे हटाएंगे।
और गलत जगह जिनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे भूमाफियाओं ने अतिक्रमण किया है, तो उसके लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके लिए सर आपके संज्ञान में मामला आज आया, अगली बार की मीटिंग में हम ये उम्मीद करें कि कुछ कार्रवाई होगी। वहाँ से पट्टे भी जारी हो रहे हैं। आपके संज्ञान में आज मामला आया है, अगली बार हम ये उम्मीद करें कि अगली जो बैठक होगी उसमें आप प्रशासन से पूछेंगे कि क्या अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिक्रमण वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की निरंतर प्रक्रिया है। मीटिंग की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती, और ये प्रक्रिया है। जो अतिक्रमणियों के विरुद्ध यहाँ दर्ज है मामले, निश्चित रूप से प्रशासन कार्रवाई करेगा, और ये प्रक्रिया है रोज की। फायरिंग रेंज की जमीनों के अवैध पट्टे बन गए, अवैध पट्टे खारिज हो गए, उसके बाद भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वो पुलिस की जमीन पर सर कार्रवाई करेंगे ना भाई। विभाग ने, यदि पुलिस की जमीन है तो पुलिस ने रिपोर्ट कराई होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कोई तकलीफ नहीं। तो सर उम्मीद करें कि भूमाफियों के खिलाफ सरकार निश्चित रूप से करेंगे ना कार्रवाई। ये प्रक्रिया 3 है, और अतिक्रमियों के विरुद्ध हमेशा कार्रवाई, हमारी सरकार हमेशा कार्रवाई करती है और करेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सर एक बड़ी स्कीम है आपकी, इसके तहत बाड़मेर जिले में अभी तक 20% तक काम नहीं हुआ है। तो क्या टारगेट लेकर चल रही है, क्या निर्देश उसको लेकर, क्या चीज है जनता जल मिशन योजना है आपकी? भाई, जल जीवन मिशन वाली योजना मैंने अभी बताया, मीटिंग में भी चर्चा हुई कि जल जीवन मिशन योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की, भारत सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है। और उस योजना के मार्फत माननीय मोदी जी का मानना है कि हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाना है। चाहे वो उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका हो, चाहे राजस्थान का थार इलाका हो, या पूरे भारत भर का जो है ना भूभाग हो, सभी जगह माननीय मोदी जी ने हर घर को नल के माध्यम से पानी देने की ये योजना बनाई है। और इस योजना के तहत हर घर को पानी देने के लिए जहाँ भी नए स्टेशन बनाने हैं, स्टेशन बना रहे हैं। जहाँ पर पाइपलाइन बिछानी है, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। स्टोरेज टैंक बनाना है, पानी की टंकियाँ बनानी है, वो बना रहे हैं। और जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पर पानी लाने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं जैसे अभी बना रहे हैं। जैसे ERCP योजना है, देखो राम सेतु योजना, अभी उसका नाम परिवर्तन करके, या वो भी स्वीकृत हो गई, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया। उसके ऊपर भी जैसे अभी काम चलेगा, तो उसके 15 जिलों को उसका सीधा फायदा मिलेगा। अब माही बांध के लिए भी योजना बन रही है, पश्चिमी राजस्थान के लिए भी योजना बन रही है पानी लाने की। तो माननीय मोदी जी की मंशा है कि हर घर को नल के माध्यम से पानी दिया जाए, मीठा पानी दिया जाए। उसके लिए जैसे जो पिछली सरकार को, भारत सरकार की तरफ से 27,000 करोड़ रुपए मिले थे, और 27,000 करोड़ रुपए का वो 4 साल में, 5 साल में उपयोग नहीं कर सके। तो योजना बना करके उनको क्रियान्वित नहीं कर सके। सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए उसको खर्च कर पाए, बाकी का पैसा पड़ा रहा। इसलिए वो जनता को जो फायदा मिलना चाहिए, तो वो फायदा जनता को नहीं मिला। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई, और प्रधानमंत्री से आग्रह किया, निवेदन किया कि हमारा राजस्थान बहुत ही लंबा चौड़ा क्षेत्र फैला है, और वहाँ पानी की हमेशा से पीने की भी समस्या रहती है। तो उसके लिए इस योजना को आगे बढ़ाई जाए। तो स्पेशल माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए जो जल जीवन मिशन है, उसकी जो समय सीमा खत्म हो गई थी, उसे 2028 तक बढ़ाने की भी घोषणा की है, और वो आदेश भी हो गए। अब 2028 तक जल जीवन मिशन योजना के तहत पूरे राजस्थान में जो अधूरे काम है, उन को योजना बना करके हम पूरा करेंगे, और हर घर तक नल के माध्यम से ये पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ये इस दिशा में 1540 गाँव में पहुंचना था, लेकिन 1500 से ज्यादा गाँव में अब तक काम शुरू नहीं हुआ ना। वही बात है, वो पिछली सरकार ने जो है ना योजना 5 साल में बनाई होती, बना करके क्रियान्वित की होती, भाई सारी योजना को स्वीकृत करवाया होता, धरातल पे काम किया होता, तो आज तक तो सारे गांव जुड़ गए होते। लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही के कारण से ये नहीं हुआ। जो भारत सरकार ने तो योजना बना के दी, पैसा भी या राजस्थान को दे दिया, लेकिन उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया। और बाद में जैसे योजना की वो समय सीमा खत्म हो गई, फिर मुख्यमंत्री जी ने वापस निवेदन किया, तो वो उस योजना को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इसे अब 2028 तक है ना, इस योजना को क्रियान्वित के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ काम करेगी, और धरातल पर ये योजना है ना क्रियान्वित करेगी। नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव कब तक हो जाएंगे? अभी नगर निकाय पंचायती राज में परिसीमन का काम चल रहा है, और परिसीमन होते ही निश्चित रूप से ये चुनाव भी होंगे, और 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत है ना ये प्रक्रिया भी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का
मानना है कि बार बार चुनाव से राजस्थान में विकास प्रभावित होता है, प्रशासन भी उसमें ज़्यादा बिजी रहता है और खर्चा भी बढ़ता है। तो इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी है वन इलेक्शन वन स्टेट वन इलेक्शन करवाने की सोच रहे, और आने वाले समय ये परिसीमन के बाद में निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट भी इसमें देखने को मिलेगा। सर जो यूडीएफ मंत्री है उन्होंने कोई जो नियम है उसमें 6 महीने पहले चुनाव करता है उन्होंने, तो ये मान लें कि जिन नगर निकायों में अभी तक कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो भी है ना, वो सरकार चाहे तो पहले भी करा सकती है, बाद में भी करा सकती है, लेकिन एक बार परिसीमन पूरा होने के बाद में इस पर है ना, वो भी मंत्रिमंडल का जो भी निर्णय होगा उसके बाद में इसकी कार्रवाई होगी। सरकार ऐसा ही भर्ती पर क्यों नहीं फैसला कर पा रही है? कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट ने भी कहा कि जल्दी फैसला करो। सरकार वैसे सख्त है, पिछली बार जैसे ऐसा ही भर्ती नहीं, बहुत सारी नौकरियों में परीक्षाओं में धांधली हुई थी। पिछली सरकार ने 18 बार परीक्षा कराई, 18 बार में से 15 बार पेपर लीक हो गए, और 15 बार पेपर लीक हो गए तो जो युवा है युवाओं के साथ में धोखा हुआ, वो लोग नौकरियों से वंचित रहे। कई जगह मतलब गलत तरीके से नौकरियां दे दी गई। ये ऐसे ही भर्ती भी अभी कोर्ट में चल रही है, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर भी सरकार कार्रवाई करेगी, जो भी उचित कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद में। लेकिन हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हम पूरे 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इस साल भी बजट में 1,25,000 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है, और पूरे 5 साल के कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने वाली ये जो पहली सरकार है। और मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर क्रियान्वित भी की। पहले साल में 60,000 लोगों को भी नौकरियां दे दी। 4 बार जिला स्तर पर ये है ना नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। अभी है ना 1,52,000 नौकरियां प्रक्रियाधीन है, और अगले साल का कैलेंडर भी जारी हो चुका है कि किस महीने में कौन से विभाग की नौकरियां की विज्ञप्ति निकलेगी और उनकी परीक्षा हम करवाएंगे। इस तरह से टाइम बार्ड कार्यक्रम जारी कर दिया है। समयबद्ध तरीके से हम इस पूरी है ना जो हमारी जो घोषणा है 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की, वो भी हम पूरी करेंगे। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के बहुत सारे संसाधन अभी आए हैं। जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, हर जिला स्तर पर राइजिंग राजस्थान हुआ। उसके बाद में 9, 10, 11 दिसंबर को जयपुर में भी बहुत बड़ा समिट हुआ, और उसमें देश भर के राजस्थान के प्रवासी लोग भी आए, विदेशों में रहने वाले भी आए, कई विदेशी देश भी आए, और कई उद्योगपति भी आए। उन्होंने सरकार के साथ में अनुबंध किया है। 35 लाख करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है, और 35 लाख करोड़ के अनुबंध को हम निश्चित रूप से 4 साल में ये क्रियान्वित कराएंगे। क्रियान्वित होगा तो उससे राजस्थान में कई तरह के उद्योग लगेंगे, चाहे वो खनिज के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, डेयरी सेक्टर में हो, चाहे वो शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या अन्य क्षेत्रों में है वो पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये उद्योग लगेंगे। तो यहाँ जैसे राजस्थान का विकास होगा, और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर में है वो प्राइवेट नौकरियां भी उन उद्योगों में लगेगी, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह से दोनों तरीके से राजस्थान आगे बढ़ेगा। सरकारी नौकरियां भी युवाओं को मिलेगी, और प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।